नमस्कार। रंगमंच ने कई बड़े कलाकारों को पहचान दी है और उन्हीं महान कलाकारों में से रंगमंच के एक महान कलाकार सुदेश शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुदेश जी पिछले कई वर्षों से रंगमंच में अपना योगदान दे रहे हैं। इन्हें इंडस्ट्री में अब तक 40 साल हो चुके हैं। अगर बात की जाए थिएटर फॉर थिएटर की, तो थिएटर फॉर थिएटर के डायरेक्टर हैं। इसी के साथ साथ हरियाणा कला परिषद के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। 6000 से ज्यादा प्लेस ये अब तक कर चुके हैं। सर, हमें ये बताइए कि पिछले आपके 40 वर्षों की जो जर्नी आपकी रही है, तब से लेके अब तक की हमें डिस्क्राइब करें उसके बारे में। जो मेरी पिछले 40 साल की, जिसे हम कह सकते हैं कि रंग यात्रा रही, तो मेरी भी रंग यात्रा एक आम किसी रंगकर्मी की तरह, किसी आम कलाकार की तरह हुई है। जिस तरह से हम स्कूल में कभी कोई पार्टिसिपेट करते हैं, फिर यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद आपका कला के माध्यम से या कला की ओर आपका ध्यान आकर्षित होता है। तो उसी तरह मेरा थिएटर की ओर, जब यूथ फेस्टिवल में पहला प्राइज़ मिलता है बेस्ट एक्टर का, बेस्ट डायरेक्शन की तरफ से, बेस्ट कोरियोग्राफी की तरफ से, तो उसी तरह से फिर मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ ये लगातार क्रम चलता रहा। वो अनंत है। कला का कोई भी माध्यम हो, कला की कोई भी फील्ड हो, कला की जितने भी फील्ड है, हम उन सभी फील्ड को 3 तरह से बांट लेते हैं। जैसे कि साहित्य आ गया, साहित्य में लिटरेचर में सभी फॉर्म आ गई, गद्य की, पद्य की, यानी कि पोइट्री की भी आ गई और प्रोज की भी आ गई। इसी तरह से जो है विजुअल आर्ट में वह पेंटिंग की सारी विधाएं आ गई। वह पेंटिंग चाहे स्कल्पचर में आ गई, चाहे स्टैटिक में आ गई, वो कोई भी उसकी विधा आ गई। परफॉर्मिंग आर्ट में जब हम लेते हैं तो परफॉर्मिंग आर्ट में भी वो सब टोटल कलाएं आ जाती हैं जो मंच के ऊपर होती हैं। मंच के ऊपर चाहे वह नृत्य है, चाहे गायन है, चाहे नाट्य है, वह कोई भी विधा होगी। तीसरा और जो है मल्टीमीडिया, जिसे अब OTT प्लेटफॉर्म भी आ गए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल आ गए, बहुत सारे अलग अलग तरह के मीडिया के माध्यम से आ गए, तो वो भी एक कैटेगरी जो है वो भी है। तो ये इसमें किसी भी अगर आप में आओगे तो आपका एक विज़न और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो मेरा जहाँ तक सवाल है कि मैंने रंगमंच कैसे शुरू किया, ये मेरे बचपन की शुरुआती दौर का समय है, जिस समय कभी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी को किसी ग्रुप सॉन्ग में खड़ा हो गए या कोई एक छोटी सी स्किट में खड़ा हो गया। तो उन दिनों टेलीविज़न नया नया आया था, हमारे घर में टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, तो इसलिए किसी ना किसी पड़ोसी के घर उस टीवी देखने के लिए जाया जाता था। 2 दिन होते थे विशेष तौर के ऊपर। एक दिन शायद वो सैटरडे था जिस दिन चित्रहार आता था, और एक दिन रविवार होता था जिस दिन फिल्म आती थी। तो कई बार हमें किसी के घर में हाउसफुल हो जाता था तो हमें जगह नहीं मिलती थी। वे अपने घर की चिटनी लगा देते थे कि अब और एंट्री नहीं, तो हम वापस कहीं खेलने के लिए ढूंढते थे। तो कभी कभी हम टैगोर थिएटर के पास 500 मीटर के दायरे में मेरा घर था, तो वहाँ से पैदल ही मैं टैगोर थिएटर की तरफ चला जाता था। वहाँ साथ में हॉकी स्टेडियम हुआ करता था नहीं है, आज भी है वो। तो वहाँ खेलने के लिए चले जाते थे। तो एक दिन मैं टैगोर थिएटर के बीच चला गया, अंदर उसके जाने का मुझे मौका मिल गया। मुझे लगता था इसके अंदर पता नहीं क्या होता है, यहाँ लोग कार्ड या पासिस के ऊपर जाते होंगे, लेकिन मैं चला गया तो वहाँ किसी ऑफिस का फाउंडेशन फंक्शन हो रहा था या फाउंडेशन डे होगा उस किसी कंपनी का, या मुझे लगता है बैंक का होगा वो, जहाँ तक मुझे याद है। तो वो कार्यक्रम देखते देखते इंटरवल के बीच में हमें एक कोल्ड ड्रिंक मिली और कुछ एक लिफाफे में मिठाई, समोसा ऐसा खाने को मिला। तो वो मुझे लगता है कि वो मेरा रंगमंच का पहला दिन था जिस दिन मैं गया, और वो रंगमंच का जो मुझे प्रसाद मिला, वो प्रसाद आज तक मैं जीवन भर ले रहा हूँ और वो प्रसाद लोगों में बांट रहा हूँ आगे नई जनरेशन के बीच में। तो यही चीज़ को आपने इतने सालों से आप कर रही हैं, तो आपकी फेवरेट
जो फॉर्म है वो कौन सी है? आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट? मेरा तो परफॉर्मिंग आर्ट में है। परफॉर्मिंग आर्ट में भी थिएटर है, थिएटर के बीच में भी जो रियलिज्म जी। है उसके ऊपर जा रहा है। जी सर, 6,000 से ज़्यादा आपने प्लेस किए हैं, तो तब से लेके अब तक कितने सारे चेंजेस आपने देखे हैं स्टोरी में या फिर स्क्रीन प्ले के? जो 6000 जो मैंने प्ले अलग अलग प्ले नहीं किए, जो प्ले है नाटक है वो तो लगभग 100 से ज़्यादा ही होंगे थोड़े से, जी। लेकिन 6000 उनके मंचन जी। हुए देश में विदेश में, जी। लगभग हर स्टेट के बीच में। तो उसके बीच में बड़ा बदलाव आया है। उस बदलाव को तो हम जानते हैं कि जिन दिनों में शुरुआती दौर के ऊपर जब दूरदर्शन आया था, लगभग वो 80 का दशक था, जी। तो 80 के दशक में जब दूरदर्शन आया तो उस समय थिएटर की एक्टिविटी बहुत कम हो गई। यहाँ थिएटर अगर कहें कि दर्शक दूर हो गया। जी। जब दर्शक दूर हो जाता है, दर्शक ना हो तो किसके लिए परफॉर्मर जो है वो करेगा। तो जब धीरे धीरे ऐसा लगा कि ये खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो रंगमंच है, जो जी। थिएटर जी। है, इसका अगर आप इतिहास देखोगे तो इसका इतिहास जो लगभग 10,000 साल पुराना है। तो सर आपने कहा कि थिएटर जो है बहुत पुराना है और इसको योगदान भी मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से थिएटर्स को उतना सपोर्ट मिल रहा है जितना उन्हें मिलना चाहिए आने वाले कलाकारों के लिए? दो चीज़ें इसमें ज़रूर समझने की ज़रूरत है। पहली बात ये है कि आर्ट जो है वो एक कमर्शियल इवेंट नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरा, जो कला है वो आपकी मन की संतुष्टि के लिए है। कला एक साधना है, कला एक तपस्या है। वो कला कोई भी माध्यम हो, अगर आपको फ्लूट आती है बजानी, तो आपके इष्ट कौन होंगे? भगवान कृष्ण ही होंगे जिनके हाथ में फ्लूट है। अगर आपको रबाब आती है तो इसका मतलब आपके गुरु नानक देव जी होंगे, उनके हाथ में भी रबाब है, उनके हाथ भी मर्दाना है। तो कला जो है माध्यम है आपको अलौकिक शक्ति प्रदान करने के लिए। अगर इस कला में अगर कहो कि कमर्शियल इवेंट मुझे उसकी पेमेंट भी चाहिए, वो भी मिलती है, लेकिन अगर इतना नहीं है पूरे देश भर में वो कला का कोई भी साधन कि उसमें कोई भी कलाकार सरवाइव कर सकता हो। ठीक है, मान लो कि अगर कोई एक राइटर है, एक राइटर ने कोई भी साहित्य की एक पुस्तक लिखी, अगर वो बहुत ज़्यादा बिकती है तो ऐसे कितने लेखक होंगे जिनका आपको नाम याद है। या मान लो कि मुंशी प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद का साहित्य सभी ने पढ़ा होगा। क्या मुंशी प्रेमचंद को उसके जीते जी कभी कुछ उसका रिवार्ड मिला होगा? एकदम सही, बहुत खूब कहा आपने। इसी तरह मान लो कोई बहुत अच्छा कोई पेंटर है, या उसने जो भी पेंटिंग बनाई होगी कभी उसके जीते जी इतनी महंगी बिकी होगी। हम सुन लेते हैं कि फलाने की इतने लाख डॉलर की जो है पेंटिंग बिक गई। या कभी ऐसा कोई थिएटर का व्यक्ति है, चाहे वह पृथ्वीराज कपूर ही क्यों ना हो, क्या उसे अपने होते हुए कभी कुछ मिला थिएटर में? वह भी फिल्मों से लेता था, फिर अपनी थिएटर कंपनी चलाता था, उस पर वो खर्च करता था। मुंबई में आज भी अगर पृथ्वी थिएटर है तो वो उसी के नाम पे है, वह भी फिल्म से लेकर खर्च करता था, आज भी वो थिएटर उसी तरह पड़ा है। तो ये जो काम है ये एक तपस्या, एक साधना का काम है कला का, बेसिकली तो ये आदमी का, व्यक्ति का जो है जिसे कहते हैं व्यक्ति निर्माण का काम करता है। जी, तो सर जिस तरीके से हमने पिछले 1 साल में देखा, कोविड आया, कोविड के कारण इतनी सारी इंडस्ट्रीज बैन हो गई, बिजनेस की बात की जाए या फिर फिल्म इंडस्ट्री की, तो बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसा तो होगा नहीं कि थिएटर को इसका नुकसान ना झेलना पड़ा हो? देखो, थिएटर को तो वास्तव में नुकसान झेलना ही पड़ा है। जो भी थिएटर है या जो भी लाइव परफॉर्मेंस है वो किसके लिए है? ऑडियंस के लिए, समाज के लिए है। जब उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर ये कैसे होगा, है ना? तो जब कनेक्टिविटी पब्लिकली नहीं है, बेशक जो है ये मल्टीमीडिया या ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन वर्चुअल बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हो गए, लेकिन उसमें वो कलाकार के साथ जो एक इंटरेक्शन होता है
वो तो नहीं है ना जो जी, बिल्कुल। फेस टू फेस है। हम आप लोग बात कर रहे हैं फेस टू फेस, एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे को बात को रिएक्ट कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी अपने घर से ऑनलाइन वर्चुअल, आज तो ये मीडियम से हो सकता था, तो पता नहीं उतना इफेक्ट होता ना होता। तो सर पिछले आप थिएटर फॉर थिएटर की अगर मैं बात करूं तो ये आखिर किस तरीके से स्टूडेंट्स को, या बात की जाए यंगस्टर्स की, हेल्प करता है आजकल के ज़माने में उन्हें और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए? जो थिएटर फॉर थिएटर का माध्यम है, जितने भी लोग नए आए, पुराने आए, रिटायर्ड आए, कोई भी किसी भी एज ग्रुप का वह आता है, हमारा मतलब होता है कि उसको एक प्लेटफॉर्म देना, उसके अंदर की कला को एक जागृत करना है। जिस तरह से हम एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसी की पर्सनैलिटी डेवलप करने का एक काम करते हैं, ये कोर्स करते हैं, ये एक उसका एक छोटा सा हिस्सा है। वह उसके माध्यम से अपने आप को और ज़्यादा व्यक्ति निर्माण की ओर बढ़ सकता है। मान लो कि उसने कहीं भी जरूरी नहीं है कि उसने एक्टर, हमने सिखानी तो एक्टिंग की ही है, थिएटर परफॉर्मेंस की ही है, लेकिन उन थिएटर परफॉर्मेंस के बीच में हमने क्या बतानी है, इसको सिखाने के लिए वही 5 जो हैं सेंसेस को यूज करना सिखाना है। अपने देखने की, सुनने की, सूंघने की, टच करने की और टेस्ट की, यही रंगमंच के हर माध्यम में फील होगी, इसी का यूज होगा। ऐसी चीज को कोई तपस्वी है, कोई साधना करने वाला है, उन सबको इसकी होगी। इसके 7 रंग हैं जीवन के, वह रंगों का पता लगाना है, और 9 रस है जिसे नवरस कहते हैं, उनकी वो पूरे जीवन की घटनाएं, इसी में सारा जीवन है, चाहे अलौकिक है चाहे कलात्मक है, यही है, यही हम बताते हैं। जब वो समझ आ जाती है तो आदमी अपने अपने रास्ते अपने अपने ढूंढता है। हर नदी का अपना प्रवाह है, अपना रास्ता वो फिर खुद बनाता जाता है। बहुत ही खूब कहा है आपने। तो सर हमें ये बताइए कि एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी एक्टिंग होता है, तो टेक्निकल नॉलेज उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला समय या जो अब समय चल रहा है ये टेक्निकल समय है। तकनीक आ रही है, जैसे जैसे कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है उसके साथ बहुत सारी आधुनिक तकनीक आ रही है, उसके लिए अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो कि मुझे पहले मोबाइल नहीं था, तो अब मोबाइल के वो सारे जितने भी ऐप्स हैं वो देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, वो सीखने में ही तो है। जो कलाकार क्या है, कला का मतलब यही है कि हर चीज़ प्रतिदिन आप कुछ नया सीखें, नया कुछ करना, वही नवीनतम होगा, वही नयापन होगा। वो तभी कला में आएगा जब आप नई नई खोज के साथ नया नया कोई कर्म करते जाओ। थिएटर को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से डिजिटलाइजेशन का यूज़ किया जाता है? अब सिनेमा से ओटीटी पे आ चुके हैं, तो थिएटर के लिए किस तरीके से देखते हैं आप आने वाले सालों में? जो थिएटर का है, सबसे पहले जो जितना भी मीडिया को अगर हम लें, ये बहुत हेल्पफुल है थिएटर के लिए। कोई भी चीज है उसका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। थिएटर का प्रचार प्रसार नहीं होता था। थिएटर में एक समय में एक शो में कम से कम 200 से 500 लोग देखने आते हैं। एक शो होने के बाद वह बंद हो जाता है, फिर वह पता नहीं कब अगले 200 लोगों के पास पहुंचेगा, या फिर कब उसके ऊपर खर्च हो। जब ये प्लेटफॉर्म अगर हम यूज करते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया का है या रिकॉर्डिंग का है, या हम कहें कि किसी तरह से उस मैसेज के दौरान लाखों लोगों तक हमारी पहुंच पहुंचती है, वो किस लिए? टेक्नोलॉजी के कारण। आज आपने किया, आज ही आपने ऑन लाइव भी कर दिया उसको यूट्यूब के ऊपर, आज ही आपने कोई मैसेज भी स्प्रेड कर दिया, तो वो लाखों लोगों तक पहुंच बन जाती है। जो काम पहले सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से होता था, आजकल इस टेक्नोलॉजी के कारण दूर दूर तक, बहुत लोगों तक, लाखों लोगों तक एक साथ पहुंचता है। ये इसकी विशेषता है, इसलिए इसके साथ हर कलाकार को जुड़ना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो थिएटर है वो टाइम टेकिंग है, एकदम से कोई महान कलाकार नहीं बन जाता, बहुत वक्त लगता है। तो ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या फिर इतना मनी नहीं है, टाइम नहीं है, तो उनके लिए क्या सजेशन है?
देखो, इसके लिए सबके सबके लिए है, कोई भी नया कलाकार हो, ये बिल्कुल टाइम टेकिंग है, लेकिन इसमें किसी भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है, ठीक है। वो जब चाहे हमारे पास टीएफटी में भी आ सकता है, इसी कोई मतलब चार्जेस नहीं होते, जब मर्जी आए, जितने दिन मर्जी के लिए आए। दूसरा साधना है, टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग क्या होता है कि ये साधना, जब भी आप किसी तपस्या पे बैठोगे, किसी साधना पे बैठोगे, उसमें समय ज़रूर लगेगा और वो समय लगाना चाहिए। उस साधना में क्या होता है कि आपने अपने आप को ढूंढना होता है, अपने आप को पाना होता है। जब आप अपने आप को पा लेते हो तो अपने आप से आपकी जो कला है अपने आप बाहर आती है। बाहर आके जब वो लोगों को देखती है तो वो एकदम महान हो जाती है। यही आपको अपने आप में ढूंढना होता है। लेकिन सर, जो आजकल की यंगस्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं इम्पेशंस बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर सकते। तो हाँ। आप थिएटर फॉर थिएटर में जब आप कुछ भी वर्कशॉप्स करते हैं तो उस तरीके से कैसे मैनेज करते हैं उनके साथ? हाँ, क्योंकि इसका भी कारण है, पेशेंस क्यों नहीं है भी। आप टीवी के आगे बैठे हो, 1 मिनट के लिए अगर कोई 30 सेकंड की ऐड आती है तो आपके हाथ में रिमोट है, कितने चैनल बदल देते हो? और उस दौरान कोई चैनल बदलने में कोई देखते हो? कुछ भी नहीं देखते, घूम के फिर उसी जगह पे आते हो। तो ये क्या गारंटी दे रहा है आपको? इसका मतलब आपने कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया, आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। जी। जब आपका लक्ष्य, जब आपका एम सामने होगा तो डिवर्शन होगी ही नहीं। तो सबसे ज़रूरी ये है सब नए लोगों के लिए भी कि जिस काम के लिए निकले हो उस काम को पूरा होने तक मत हटो पीछे, छोड़ना नहीं। तो लक्ष्य आपके सामने इतना करीब होगा कि आपको लगेगा मैंने तो सोचा नहीं था ये आज मुझे मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। ज़रूरी तो नहीं है सर कि आपका हर शो हिट हो या हर शो जो है ऑडियंस को पसंद आए। तो कभी कभी जो है लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है। तो उस टाइम में आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं? ये कभी भी नहीं होता कि आपका हर शो हिट हो। जी बिल्कुल। और पहली बात तो मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने मान लो कि 100 से ज़्यादा नाटक किए हैं, जो मतलब उनकी संख्या तो 6000 से ज़्यादा होगी उनके शो की, मतलब जो नाटक किए 100 से ज़्यादा किए होंगे। अगर उनमें से हिट अगर हो तो वो तो 10% ही होंगे। 10% का मतलब 10 या 11 जो बार बार चल रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन जो अच्छे हैं, क्या वो भी हर बार जब शो होता है कि वो अच्छे होते हैं? नहीं, उसमें भी लैक्स रह जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं, मैं नहीं कहता, ये भरत मुनि कहते हैं। भरत मुनि जिन्होंने 5000 पहले नाट्य शास्त्र की रचना कर दी कि हर प्रस्तुति आपकी, चाहे वो रिपीटेड है, वो नया शो है, उसमें हर बार आपको नया मिलेगा। पहली बात नया क्या होगी कि नया स्थान हो जाएगा। आज मैंने 42 में किया है, हो सकता है अगली बार मोहाली में करूं या हरियाणा में करूं, तो हर जगह एक स्थान नया हो गया। जब स्थान नया हो गया तो हर जगह का दर्शक नया हो गया। हो सकता है कि अब क्लैपिंग इस जगह हुई है तो अगली बार वो क्लैपिंग किस जगह के ऊपर होगी, वो कैसे रिसीव करेगा, उसकी भाषा हो सकता है भिन्न हो सकती है। अच्छा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भिन्न हो सकता है, तो इसलिए प्रस्तुति भी भिन्न होगी वो। तो उसमें जो परसेंटेज है अच्छे और बुरे की, हो सकते हैं वह भी पहले से बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत कम हो जाए। तो इसलिए प्रस्तुति है, प्रेजेंटेशन का कोई लेवल नहीं होता। उसमें क्या होता है, आपका अकीदा होता है, आपका सोर्स है कि आपने उसी एनर्जी के साथ करना है। जो भी कमी होगी हमारी एनर्जी में होगी। बिल्कुल, अपना 100% देना बहुत जरूरी होता है। हर इंसान, सफल इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। तो आपकी इस जर्नी में किस किस का योगदान रहा? मेरी जर्नी में सबसे पहले मेरे परिवार का, जो 40 साल से मेरे साथ है। कलाकार के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए उसके परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। फिर उसके दोस्त, उसके मित्र, उनके सहयोगियों का, इन्हीं के साथ एक टीम बनती जाती है। तो आप चलते जाते हो, तो आपको नहीं पता होता कि आप सफल हो तो असफल हो,
असफल तब हैं कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं, पीछे से सारा काम बिखरता जा रहा है। मैं अगर आगे चल रहा हूँ तो मेरा पीछे से परिवार बिखर रहा है, तो मैं सफल होते हुए भी असफल हूँ। अगर मैं आगे बढ़ते हुए मेरे पड़ोसी अगर मुझसे तंग आ गए तो मैं असफल हूँ। जिस समाज की सृजना में हम कोई योगदान नहीं दे पा रहे और केवल संदेश देते जा रहे हैं, अपना ही जो है परिवार को हम कहें कि वो नष्ट हो जाए, हमारे ही कारण हो जाए, और मंच से हम बहुत अच्छा संदेश दे दें, तो वह कहीं भी सफलता का चिन्ह नहीं है। सफलता इसमें है अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आस में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, उन सब में अपनी जगह बनाते हुए अपनी कला का स्तंभ और ज़्यादा खड़ा होता जाएगा, तो ये सफल है। तो सर आपने जिस तरीके से बोला फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल के यंगस्टर्स हैं वो बहुत पैशन रखते हैं, थिएटर में जाना चाहते हैं या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, बट फैमिली का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाता, ये सोचकर कि क्रिएटिव फील्ड में आखिर किस तरीके से कमाया जाएगा या किस तरीके से उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी, तो उनके लिए क्या मैसेज है? फैमिली की सपोर्ट क्यों नहीं मिलती? फैमिली वाले ये सोचते होंगे कि शायद ये फील्ड ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। पहली बात तो उनको ये समझाना है, ये दिखाना है कि ये फील्ड भी उसी तरह पवित्र है जिस तरह से भगवान कृष्ण के हाथ में बंसुरी, जिस तरह से शंकर के हाथ में डमरू, जिस तरह से नानक के हाथ में रबाब, ठीक है, या जिस तरह से एक गीता का संदेश है, उसी तरह से ये लाइन है। अगर ये लाइन ना होती, अगर ये मीडियम ना होता, तो संजय धृतराष्ट्र को कैसे जो है युद्ध का सारा हाल दिखाते? आफ्टर यही मीडियम होगा ना कोई ना कोई। अभी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो हम कह देते कि उनकी दृष्टि से ये सब जाता था। तो ये हमें उनको बताना पड़ेगा, हमारे पास सारा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि ना समझ हमारे जो बुजुर्ग रहे होंगे, माँ बाप रहे होंगे, उनके बीच में भी कुछ ऐसा रही होगी कमी, तो उस कमी को भी आप नई जनरेशन बता सकती है ना, लेकिन उसके बारे में हमें भी तो कन्विंस करना पड़ेगा, सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा ये फील्ड अच्छा है, ये फील्ड इतना अच्छा है, इसी फील्ड के हिसाब से तो इतिहास बनेगा। अगर आप इतिहास को अगर खोजेंगे, अगर आप कहोगे कि इतिहास पहले हमारा ऐसा था या उसमें ये कमी आई या उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं ये कला ही मिस हुई होगी ना। 1988 जब थिएटर फॉर थिएटर की शुरुआत हुई थी, तब से लेके अब तक का अपना योगदान बताएं थिएटर में, किस तरीके से आपने इसको आगे बढ़ाया और अब आगे क्या सोचते हैं इसके बारे में? हाँ। क्या सोचते हैं इसके बारे में? हाँ। 88 में जिस समय हमने ये थिएटर फॉर थिएटर शुरू किया था, उन दिनों में थिएटर बहुत कम होता था। चलो उससे पहले और बता देता हूँ कि मैंने चंडीगढ़ में ही ये शुरू किया, और चंडीगढ़ 1950 में बनना शुरू हुआ। 1950 में जब ये बनना शुरू हुआ तो 1960 के बीच में यह शहर बन के ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, 2, 5, 10 सेक्टर इसके। 1960 में जो है उस समय रविंद्रनाथ टैगोर का शताब्दी समारोह था। उस शताब्दी समारोह को भारत सरकार ने सेलिब्रेट किया। उस सेलिब्रेशन में ये तय हुआ कि देश के अलग अलग शहरों के बीच में कुछ ना कुछ इस तरह से थिएटर बनाए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। जैसे भोपाल में भारत भवन है, रविंद्रालय है, ऐसे देश के अलग अलग जगहों पे। और चंडीगढ़ क्योंकि नया बन रहा था तो चंडीगढ़ में भी बनना शुरू हुआ टैगोर थिएटर। टैगोर थिएटर 1961 में बनना शुरू हुआ, 63 में बना, 63 में इसकी पहली प्रस्तुति हुई टैगोर में। यही शहर था, और इस शहर में उस समय जो छोटी छोटी कल्चरल एक्टिविटी होती थी, थिएटर के नाम पे इतना नहीं था। 71 में 71 में यहाँ इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट बना, जिससे थिएटर की पढ़ाई शुरू हुई।
और उसके बाद 88 के दौरान आते आते पंजाब में एक बुरा दौर आया, आतंकवाद का समय आया, जिसको हम काले दिन भी गिनते हैं। तो अगर हम कल्चरल की अगर ध्यान दें तो पंजाब में बहुत पीछे रहा। 47 के बाद अगर हम कहें, विभाजन के बाद पंजाब ने उतनी जो है उन्नति कल्चर में नहीं की। 88 में भी उसी तरह इसी दंश से जब गुजर रहा था, युद्ध हो गए, इमरजेंसी हो गई, इमरजेंसी के बाद फिर पंजाब में आतंकवाद के दिन आ गए। 80 से लेके 10-15 साल वो दशक रहा। तो हमने भी सोचा कि इस कनेक्टिविटी के माध्यम से, थिएटर की कनेक्टिविटी के माध्यम से हम कुछ ना कुछ रोज़ नाटक करेंगे। तो ऐसे हमने कुछ लोगों ने मिलकर थिएटर फॉर थिएटर को जो है एक इसकी फॉर्मेशन की। करने के बाद उसी दौरान हमने जो है गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक संदेश देना शुरू किया। वो क्रम चलता रहा, साल में एक आधा नाटक करते थे। 99 में जिस समय ये हुआ कि क्या शताब्दी समारोह मनाए जा रहे थे, सबके अपने अपने एजेंडे थे कि ऑस्ट्रेलिया ये करेगा, यूएसए ये करेगा, फलाना ये करेगा। तो हम भी ये सोचते थे कि कभी जो है थिएटर भी एक प्रोफेशनल तौर के ऊपर शुरू किया जाए। तो उस समय दिल्ली जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था, तो वहीं पर उन दिनों भी 99 में एक भारत रंग महोत्सव की शुरुआत हुई, 98-99 में। तो हम भी वहाँ देखने जाते थे। तो हमें लगा कि यहाँ भी फेस्टिवल किया जाए। तो हमने उस दौरान एक नाटक सोचा भी, जिसको लगातार किया जाए ताकि ऑडियंस तक जो है उसके साथ कनेक्टिविटी बने, वहाँ तक रीच बने। तो हुआ यूँ कि वो कौन सा नाटक किया जाए जिसके साथ डेली किया जाए। तो हमें भी उन दिनों पता लगा कि 1954 से लेकर 1954 से लेकर यूके में जो एक नाटक जो है माउस ट्रैप लगातार चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो अभी लॉकडाउन के दौरान वो कुछ देर के लिए बंद रहा कोरोना के दौरान, लेकिन वो अब फिर शुरू हो गया। उसमें अब देखो कितनी जनरेशन आई, कितनी जनरेशन चली गई। तो ऐसा क्या अपने भी यहाँ हो सकता है। तो हमने कोर्ट मार्शल सोचा कि इसको करते हैं लगातार। कोर्ट मार्शल हमने 99 में शुरू किया कि यही हमारा एक शताब्दी का है कि जो नए 21वीं शताब्दी का जो सूर्य की पहली किरण निकलेगी, उससे ये रंगमंच का जीवन शुरू हो, उससे ये कला का जीवन शुरू हो। अदरवाइज ये सब लोग कहते थे कि जो चंडीगढ़ है यह पत्थरों का शहर है, यहाँ लोग पत्थर दिल रहते हैं। यहाँ तो हमें लगता था, हम चंडीगढ़ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, हमें लगता था कि ये पत्थरों का शहर ना हो, ये कला का शहर बने। यहाँ लोगों को लगे कि यहाँ कला की धड़कन जो है वो सबसे ज्यादा धड़कती है, इसलिए हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो एक माइलस्टोन बन जाए। तो 99 में हमने एक कोर्ट मार्शल नाटक सोचा। उस कोर्ट मार्शल नाटक को हमने लगातार एक साल किया। एक साल में 225 दिन लगातार किया। उसमें अगर चाहे 5 लोग ऑडियंस के आ जाते थे, हम लोग 15 लोग नाटक का मंचन शुरू कर देते थे। उसके पीछे भाव ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, माउथ पब्लिसिटी से पहुँचे। वो एक साल 365 दिनों में 225 दिन लगातार हुआ। जो 100 दिन नहीं हुआ वो थे बारिश के दिन 2 महीने। अभी दिसंबर जनवरी की धुंध के दिन, ठंड के जिन दिनों बाहर नहीं बैठ सकते, लेकिन उसने एक माइलस्टोन खड़ा किया, उसने एक कीर्तिमान अपने आप में बना दिया। हमारे पास उस समय की बनाई हुई 1000-2000 जो कला प्रेमियों की लिस्ट बन गई, जिनके बलबूते के ऊपर हम आज तक चलते आ रहे हैं। उसी तरह फिर फेस्टिवल का आयोजन कर दिया। फेस्टिवल का जहाँ दुनिया में भारत रंग महोत्सव 22 दिन का होता है, हमने 30 दिन का जो है एक थिएटर फेस्टिवल शुरू किया, जिसमें वर्कशॉप होती है, तीनों कलाएं होती हैं, साहित्य होता है, विजुअल आर्ट होता है, परफॉर्मिंग आर्ट की हर विधा होती है। उसको करना शुरू किया। वो 30 दिन का एशिया का बिगेस्ट फेस्टिवल है। तो मुझे लगता है कि ये जो काम है, आज चंडीगढ़ के ऊपर जिसे पत्थरों का शहर कहते थे, आज पूरी दुनिया में या पूरा हिंदुस्तान का कोई ऐसा कलाकार नहीं होगा जिसके मन में ये ना हो कि मुझे चंडीगढ़ जाकर ये अपनी परफॉर्मेंस देनी है या अपनी कला का प्रदर्शन करना है। क्योंकि चंडीगढ़ को अब उसे लगता है कि जितने अप्रिशिएट करने वाले लोग यहाँ पर हैं, जितने लोग देखने के लिए यहाँ आते हैं, शायद हिंदुस्तान में कहीं ना।
सुदेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। आशा है कि जितने भी युवा हमारे साथ जुड़े उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आने वाले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।